हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज के वीडियो से शुरुआत होने वाली है क्लास 11th के 11th चैप्टर की, और 11th चैप्टर कह रहा है पाथ टू मॉडर्नाइजेशन। पाथ टू मॉडर्नाइजेशन मीन्स टू से कि एक ऐसे कल्चर जिस कल्चर को आप कह सकते हैं थोड़ा सा एंशियंट, उस कल्चर को हम मॉडर्न से कनेक्ट करेंगे। तो बात अगर क्लियर नहीं हो रही है तो मैं एकदम क्लियर बता दूं कि दो देश हैं जिनके बारे में ये पूरा चैप्टर जो है वो डेडिकेटेड है मेजॉरिटी में, और इसके अलावा कुछ और कंट्रीज भी हैं जैसे ताइवान और कोरिया, उनकी भी हिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं। तो एक तरीके से पूरा वीडियो जो है वो इंट्रोडक्शन के ऊपर जाने वाला है, चैप्टर ओवरव्यू के ऊपर जाने वाला है कि इस पूरे चैप्टर में हुआ क्या बेसिकली। तो आप पढ़ेंगे चाइना के इतिहास के बारे में, जापान के इतिहास के बारे में, और कोरिया के, है ना, कोरियन पेनिनसुला के बारे में थोड़ा सा, और इसके अलावा थोड़ा सा ताइवान के बारे में भी हम समझेंगे क्योंकि चाइना से वो लगा हुआ है, चाइना की हिस्ट्री उससे बहुत कुछ मिलती जुलती है। तो जब हम कह रहे हैं पाथ टू मॉडर्नाइजेशन, तो इससे हमारा मतलब क्या है, कौन सी चीज़ को हम डिपिक्ट करना चाहते हैं। तो हम ये डिपिक्ट करना चाहते हैं कि आपके जो दो मेजर एशियन नेशंस हैं, ठीक है, जो दो मेजर एशियन ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, और वो दो मेजर ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है वो कौन कौन सी हैं। एक तो हो गया आपका चाइना, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका जापान, ठीक है। सो यहां पर हम दो देशों के बारे में, इस पूरे चैप्टर में हम दो कंट्रीज के बारे में, दो देशों के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक तो चाइना के बारे में, जापान के बारे में। अब जब मैं डिटेल कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाइना की एंशिएंट हिस्ट्री आपको कवर करने वाला हूं, ठीक है, नहीं, उससे आपको मतलब भी नहीं है। देखो, चाइना का इतिहास आप उतना ही जानिए जितना इतिहास आपके इतिहास से रिलेटेड हो, और जितने इतिहास से आपको अपनी परीक्षा पास करनी हो, और जितने इतिहास से आप आगे की कहानी को रिलेट कर सकें। वैसे ही जापान के बारे में हम पढ़ेंगे तो जापान की भी हिस्ट्री को हम उतना ही पढ़ेंगे जहां से जापान ने दुनिया में अपना इम्पैक्ट डालना शुरू किया। चाइना और जापान दोनों का इतिहास अगर आप देखेंगे तो इनकी जो शुरुआत होती है, चाइना जो कि एक इतना बड़ा मेनलैंड चाइना आप देख रहे हैं, ठीक है, इतना बड़ा लैंडफॉर्म, और जापान, लेकिन पावर के मामले में, कल्चर के मामले में, हिस्ट्री के मामले में, लिगेसी के मामले में आप देखेंगे तो दोनों देश कम नहीं है। चाइना भी कम नहीं है और जापान भी कम नहीं है। क्लियर है? तो इस पूरे चैप्टर में बेसिकली जो ओवरव्यू आपको अभी मिलने वाला है वो मिलने वाला है चाइना और जापान का, कि किस तरीके से चाइना और जापान ने अपनी इकोनॉमी को आज के मॉडर्न कंसेप्ट में ट्रांसफॉर्म किया। ध्यान रखिएगा, ठीक है, पाथ टू मॉडर्नाइजेशन है। तो जब मैं पाथ टू मॉडर्नाइजेशन कह रहा हूं तो मेरे कहने का मतलब यही था कि एक तो आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना होगा, ठीक है, तो फ्लैशबैक में थोड़ा सा ले चलेंगे आपको, चाहे वो चाइना का फ्लैशबैक हो, चाहे वो जापान का फ्लैशबैक हो, और आप देखेंगे कि कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए इन्होंने, और इन चैलेंजेस के दौरान इनके पास सबसे बड़ा जो हर्डल था, सबसे बड़ा उस दौरान जो इनके पास क्वेश्चन था, और सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि चैलेंज भी था, वो ये था कि कैसे अपने पुराने कल्चर को मेंटेन करते हुए, इस पुराने कल्चर को मेंटेन करने के साथ साथ हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ भी आगे बढ़ जाएं, पश्चिमीकरण की तरफ भी आगे बढ़ जाएं। तो देखो, जब आप एशिया के बारे में बात करते हो तो एशिया में भारत हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनका इतिहास बहुत रिच है। हालांकि हर देश का अपना एक इतिहास होता है, हमें जिसके बारे में पता है तो हमें लगता है कि ये वृहद है, रिच है। जिसके बारे में पता नहीं होता है तो ऑब्वियस सी बात, हमें लगता है कि इनका इतिहास कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होगा, है ना। तो चाइना और जापान का भी इतिहास अपने आप में काफ़ी रिच है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज़ आप देखोगे कि यहाँ के सोशल पॉलिटिकल चेंजेस जो हैं, सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस हैं। जापान एक तरफ एक ऐसा देश जिसने विजन के साथ में काम किया, जहां पर परिवर्तन लगातार कंस्ट्रक्टिव वे में होते रहे, और इन परिवर्तनों की वजह से जापान उस खतरे को बहुत अच्छे तरीके से भांप गया जो खतरा यूरोपियंस की तरफ से आ रहा था। पिछले चैप्टर्स में आपने देखा, इसके पहले जो चैप्टर्स आपने कवर किए, 9th और 10th चैप्टर, उन चैप्टर्स में आपने क्या देखा कि जो यूरोपियंस हैं, ये यूरोपियंस अपने डिस्कवरी के दौरान, एज ऑफ डिस्कवरी के दौरान और समुद्री यात्राओं के दौरान क्या कर रहे थे, बहुत सारे नए नए देशों के कॉन्टैक्ट्स में आ रहे थे। जैसे आपने देखा कि हमारा जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, चाहे हमने
बात करी हो सेंट्रल अमेरिकन एरिया की, चाहे हमने बात करी हो आपके नॉर्दर्न अमेरिका की, चाहे हमने बात करी हो सदर्न अमेरिका की, तो यहाँ आपने क्या देखा कि ये यूरोपियंस जो हैं इन्होंने ग्रेजुअली इन नेटिव अमेरिकन को सब्जुगेट कर लिया और उन्हें फोर्स करते गए उस लेवल तक कि या तो वो एक्सटिंक्शन के कगार पे पहुंचे, या तो वो मेन स्ट्रीम में कनेक्ट हो गए, या फिर वो आज भी डिप्राइव्ड कंडीशन में हैं वहां पे। ऐसे ही आपने देखा ऑस्ट्रेलिया के बारे में, है ना। इन दोनों देशों में कॉमन चीज ये थी कि यहां पर जो यूरोपियंस आए उन्होंने इन देशों को अपनी कॉलोनी बना ली। जब एशिया की तरफ व्यापार के उद्देश्य से, ट्रेड के पर्पस से जब आपके यूरोपियंस आएंगे तो बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं, जैसे आपका इंडिया है, ठीक है, आपका चाइना है, लगभग ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज वर इन द कॉन्टैक्ट्स और यूरोपियंस वर इन द कॉन्टैक्ट्स ऑफ दीज एशियन, ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है। बट द डिफरेंस दैट आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व, है ना, जिस परिवर्तन को मैं चाहता हूं कि आप ऑब्जर्व करें वो ये परिवर्तन था कि भारत जैसे देश जहां का पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम कितना मजबूत था, लेकिन उसके बावजूद भी जरा सी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और लैक ऑफ विजन के चलते यूरोपियंस की सत्ता का शिकार हो गए, यूरोपियन इंपीरियलिज्म का, यूरोपियन साम्राज्यवाद का, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का शिकार बन गए और हम अपनी स्वतंत्रता खो गए और हम गुलाम बन गए। एट द सेम टाइम चाइना वॉज ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिशर्स। आप देखेंगे कि चाइना में भी उतने ही बड़े लेवल का एक्सप्लॉइटेशन हुआ, चाइनीज को ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ा। ऑन द अदर साइड जापान, आप देखेंगे कि जापान किस तरीके से उसने इन सारी चीजों को भांप लिया। उसने इंडिया की कंडीशन भी देखी, आने वाले खतरे को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया और उसने उन परिवर्तनों के साथ में अपने आप को एडवांस मॉडर्नाइज करना शुरू किया, जिसकी वजह से आज जापान वर्ल्ड पावर है। ऐसे ही नहीं बन गया, एक ऐसा देश जो दूसरे विश्व युद्ध में आपने देखा हिरोशिमा नागासाकी के डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स, और एक ऐसा देश जो ऐसी बेल्ट में सिचुएटेड है जिस बेल्ट में आए दिन अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, है ना। अभी हम समझेंगे उसके बारे में, उसके पॉलिटिकल, उसकी ज्योग्राफिकल सिचुएशन के बारे में हम समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखोगे कि एक ऐसा कंट्री जो हमेशा डिजास्टर्स के बीच में रहता है, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं यहाँ पे, अर्थक्वेक्स हो रहे हैं यहाँ पे, जिसने न्यूक्लियर डिजास्टर्स भी देखे, बड़े बड़े न्यूक्लियर डिजास्टर्स देखे, और आप देखेंगे कि कोई बहुत बड़ा मेनलैंड नहीं है जिसने हिरोशिमा नागासाकी जैसे डिवास्टेटिंग बॉम्बार्डिंग्स देखी। उसके बाद भी जापान की इकोनॉमी, जापान का पॉलिटिकल सिस्टम आप देखते हैं कि कितना जल्दी अपने आप को रिजुवनेट कर लेता है, कितना जल्दी अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर लेता है। क्यों? क्योंकि 19वीं सेंचुरी में जब भारत जैसे देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ रहे थे ना, जकड़े जा रहे थे ना यूरोपियंस के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसी समय जापान अपने जो विंग्स हैं उनको ओपन कर रहा था, अपने पंखों को ओपन कर रहा था और वो एशिया में अपनी ताकत को स्थापित कर रहा था। समझ रहे हैं? उस जमाने में एजुकेशन के लेवल पर, लिटरेचर के लेवल पर जापान में जो चेंजेस होंगे वो इतने लॉन्ग टर्म के होंगे कि वहां पर नेशनलिज्म उसी समय अराइज हो गया था। समझ रहे हैं आप? नेशनलिज्म बहुत पहले ही इन्होंने लोगों को पढ़ाना शुरू किया और उसी नेशनलिज्म के दम पे पैट्रियोटिज्म और ऑनेस्टी और डेडिकेशन टुवर्ड्स लॉयल्टी टुवर्ड्स द कंट्री, ये सारे कंसेप्ट एस्टैब्लिश हुए। एक हेल्दी लेवल पर इन्होंने यूरोपियंस के लिए अपने मार्केट को खोला और इस तरीके से यूरोपियंस के साथ कनेक्ट हुए और साथ साथ अपने आप को मॉडर्नाइज भी करते चले गए। तो जापान एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, संवैधानिक राजतंत्र शुरू हो गया जैसे ब्रिटेन में था। तो पूरा पाथ टू मॉडर्नाइजेशन जब मैं कह रहा हूं तो आप एक ऐसे रास्ते से गुजरेंगे जो रास्ता आपको बहुत सारे चेंजेस दिखा रहा होगा। ये चेंजेस आपको कल्चरल अपहीवल्स के थ्रू लेके जाएंगे। कैसे सांस्कृतिक उठापटक हुई, कैसे कल्चरल अपहीवल्स हुए और इन कल्चरल अपहीवल्स के थ्रू कैसे चाइना और जापान आज के मॉडर्नाइज वे तक पहुंचे, आज के मॉडर्नाइज्ड स्टेज तक पहुंचे। समझ रहे हैं आप? तो पाथ टू मॉडर्नाइजेशन का एसेंस ही यही है कि हमारे साउथ ईस्ट एशिया, हमारे ईस्ट एशिया के ये देश, ईस्ट एशिया के ये देश जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये ईस्ट एशिया के दो देश चाइना और जापान मेनली किस तरीके से सारे चैलेंजेस के बावजूद आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ेंगे।
दूसरी तरफ तो भारत जैसे देश हैं ही, लेकिन उनकी कहानी 11वीं में नहीं है आपके, क्योंकि 11वीं का हिस्सा जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का हिस्सा है। क्लास 12th में हम इंडिया के बारे में डिस्कशन करेंगे, काफ़ी डिटेल में चीज़ें हैं वहाँ पे, और उनको उसी हिसाब से भी हम देखेंगे, है ना। तो आप समझोगे कि कहाँ पर हम लैग कर गए, कहाँ पर हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो समझ नहीं पाया सिचुएशंस को, और कहाँ पर इंडिया जो है वो प्रॉब्लम में फंस गया। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। मैं आपको चैप्टर ओवरव्यू बता रहा हूं। अभी तक बेसिकली मैंने आपको बता ही दिया कि ईस्ट एशिया में कौन कौन से जो 2 देश हैं, चाइना और जापान, जिनकी हम बातें करने वाले हैं। वैसे और भी तमाम हैं वहां पे, लेकिन बेसिकली इस पूरे चैप्टर में जो बात होने वाली है, वो चैप्टर में बात होने वाली है, मैंने आपको पहले ही गिना दिया, चाइना और जापान के ऊपर मेन स्टोरी फोकस है, और इसके अलावा चाइना और जापान से लगे हुए आपके ताइवान और कोरिया हैं, क्योंकि इनका भी इतिहास इन्हीं से रिलेटेड है, इसलिए इनकी भी कहानी को हम देखेंगे यहां पे। चलिए, तो द 3 मेजर ईस्ट एशियन एथनिक ग्रुप्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये 3 मेजर ईस्ट एशियन एथनिक ग्रुप जिनकी मैं बात कर रहा हूं, इसमें आप पहले चाइनीज लोगों को ले लीजिए, ठीक है, जापानीज लोगों को ले लीजिए, और तीसरा कोरियन लोगों को ले लीजिए, ठीक है। सो चाइनीज, जापानीज और कोरियन लोगों को जब आप काउंट करेंगे तो ये 3 मेजर ईस्ट एथनिक ग्रुप्स बनते हैं। एथनिक ग्रुप आपको भी पता है कि एक ऐसा ग्रुप जो एक पर्टिकुलर टेरिटरी में सालों से इनहैबिटेशन कर रहा है, सालों से वहां पर उसकी बसावट है, सालों से वहां पर रह रहा है, उसको आप एथनिक ग्रुप में काउंट कर लेते हैं, उसको आप एथनिक ग्रुप में मान लेते हैं, ठीक है। सो दे ऑल हैव द कॉमन एंसेस्टर्स, इनके एंसेस्टर्स जो हैं वो कॉमन है, एंड दैट इज एक्चुअली अ स्टडी, ये एक अध्ययन है, ओके। एक पॉपुलेशन साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन पॉपुलेशन साइंटिस्ट ने बेसिकली अभी कुछ साल पहले एक स्टडी परफॉर्म करी, और उस स्टडी के बेस में ये कहा कि देखो, जो आज मॉडर्न टाइम पर आपके चाइना, जापान और कोरिया में लोग रह रहे हैं, दे आर बेसिकली द डिसेंडेंट्स, और यू कैन से दे आर बेसिकली द सेम पीपल एज पर एज ओरिजिन इज कंसर्न। अगर उनका जेनेटिक मैपिंग करेंगे तो जेनेटिक मैपिंग में हम देखेंगे कि उनका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, इट हैज़ अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज, ठीक है। तो चाइनीज, जापानीज और कोरियन पीपल्स के जो एंसेस्टर थे, जो लोग इस एरिया में आके बसे होंगे, जो इनके पूर्वज थे, है ना, ये आके बसे उस जमाने में जब शांग डायनेस्टी रूल करती थी, और शांग डायनेस्टी जो रूल करती थी वो चाइनीज सिविलाइजेशन की, इसके पहले भी ऐसा माना गया कि कुछ है, लेकिन शांग डायनेस्टी को ऑफिशियली वो डायनेस्टी माना जाता है जिस दौरान चाइनीज सिविलाइजेशन जो है वो अपने ब्रॉन्ज एज में इंटर कर रही थी, और ये वो एरिया है, ठीक है, वांगे रिवर का या येलो रिवर का वो एरिया है जहां पर चाइनीज सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप होगी। येलो रिवर की वैली है, ठीक है, जहां पर चाइनीज सिविलाइजेशन डेवलप होगी। तो दुनिया की जो प्राचीनतम सिविलाइजेशंस हैं, द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस अराउंड द वर्ल्ड, दे ऑल इनहैबिटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स, ठीक है। जैसे हमने बात करनी है अगले, अभी आपके ग्रेड में, अगला जो ग्रेड है आपका ग्रेड 12th, उसमें हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात जब करेंगे। मेसोपोटामिया वी डिस्कस्ड इन दिस ग्रेड 11, मेसोपोटामिया के बारे में बातें करी हमने। तो मेसोपोटामिया जो है, इट वाज इन ऑन द बैंक्स ऑफ टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर। तो यू कैन सी हियर टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर यहाँ पर स्थापित हैं, है ना। द इजिप्टियन सिविलाइजेशन, मिस्र की सभ्यता, दैट वाज फ्लॉरिश्ड और प्रॉस्पर्ड ऑन द बैंक्स ऑफ नाइल रिवर, जो कि नील नदी के किनारे, नाइल नदी के किनारे पर फलेगी फूलेगी, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन सी ऑल द मेजर सिविलाइजेशंस अराउंड द वर्ल्ड, दे वर डेवलपिंग ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स, वो किसी न किसी नदी के आसपास ही फल फूल रही थी, ठीक है। यहां पर भी चाइना में भी हम येलो रिवर वैली का जो हिस्सा है, ठीक है, यहां पर चाइनीज सिविलाइजेशन के बसावट के निशान पाते हैं, जिनकी प्री हिस्टोरिक डेटिंग कर सकते हैं आप तमाम, है ना। लेकिन ऐसा माना गया कि लगभग जब शांग डायनेस्टी यहां पे रूल कर रहे थे, तो शांग डायनेस्टी के दौरान बहुत सारे ऐसे एंसेस्टर्स हैं जो आएंगे यहां पे, माइग्रेट होंगे, ठीक है, और बाद में फिर वो आगे यहां से बाकी एरियाज में भी स्प्रेड होते चले जाएंगे। क्लियर है? तो या आप कह सकते हैं कि इसी एरिया से वो जापान और कोरिया की तरफ भी माइग्रेट करते चले गए। सो दे ऑल हैव, means these people from the people of Chinese origin, or you can say the Chinese people or the Japanese people and the Korean people, they have the common ancestors. इनके जो पूर्वज हैं ये क्या हैं? एक हैं, कॉमन है,
ठीक है। और आप अपेयरेंस वाइज भी जब देखेंगे तो अपेयरेंस वाइज भी ज्योग्राफिकली और बहुत कुछ अपेयरेंस वाइज फिजिकल फीचर्स में जापानीज और चाइनीज और कोरियंस एक तरीके से दिखते हैं, काफी कुछ सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलेंगी। क्लियर है? तो फिनोटाइपिकल यानी अपेयरेंस वाइज जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं वो तो सिमिलर है ही है। एज पर द स्टडीज इनके जो जीनोटाइप स्ट्रक्चर्स हैं वो भी कुछ कुछ सेम हैं। ये एक स्टडी है, हालांकि कुछ लोग इसका खंडन भी करते हैं, चूंकि वाइडली एक्सेप्टेड थी इसलिए मैंने आपको बताया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम, अब इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो चाइनीज हिस्ट्री से शुरू करते हैं। चाइना का जो इतिहास है, ठीक है, वो भी काफी साल पुराना है। तो चाइना के एक बहुत फेमस हिस्टोरियन हुए जिनका नाम है सिमा क्यान। सिमा क्यान वाज द हिस्टोरियन, हिज origin or his tenure can be traced back to 145 to 90 BC, before common era। ठीक है, सो ईसा के 100 साल 150 साल पहले इनका टाइम पीरियड काउंट किया जाता है। एंड दिस सिमा क्यान वाज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ चाइनीज हिस्टोरियोग्राफी। चाइनीज इतिहास लेखन, हिस्टोरियोग्राफी सिंपली मीन्स द हिस्ट्री राइटिंग, हिस्ट्री राइटिंग। सो हिस्ट्री राइटिंग में वहां पर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो है आपके सिमा क्यान का। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ चाइनीज हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है, चाइना के इतिहास लेखन का पिता कहा जाता है इनको, बिकॉज ही कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट एंड ही कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियन ऑफ अर्ली चाइना। प्राचीन चाइना के बारे में, एंशिएंट चाइना के बारे में, या आपको चाइना की एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में अगर पता करना है तो चाइना की एंशिएंट हिस्ट्री में आपको इन्हीं के लिखे हुए ऑथेंटिक जो एविडेंसेस हैं वही मिलेंगे। Means it is considered that this person, the Sima Qian, has mentioned some of the genuine evidences to trace the Chinese history। चाइना के इतिहास को ट्रेस करने के लिए बहुत सारे genuine evidences को सिमा क्यान ने मेंशन किया। क्लियर है? इन्होंने एक बुक लिखी थी, द ग्रैंड हिस्टोरियन, द रिकॉर्ड्स ऑफ द ग्रैंड हिस्टोरियन। एक्चुअली द बुक का नाम है, द नेम ऑफ द बुक वाज द रिकॉर्ड्स ऑफ द ग्रैंड हिस्टोरियन। ठीक है, जिसको इसके चाइनीज नेम शीजी से भी जाना जाता है। अब आप है ना देख के थोड़ा सा आपको लग भी सकता है कि अंग्रेजी में कितना बड़ा नाम है, द रिकॉर्ड्स ऑफ द ग्रैंड हिस्टोरियन, और चाइनीज में छोटा सा नाम शीजी। ठीक है, तो अब है तो है, इसमें चेंजेस कर देंगे तो फिर तो सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, सो द रिकॉर्ड्स ऑफ द ग्रैंड हिस्टोरियन, ऑल्सो नोन बाय इट्स चाइनीज नेम, वॉज द रिकॉर्ड which was started by his father सिमा क्यान। सिमा क्यान के जो पिता थे उन्होंने इसको लिखना शुरू किया था अपने जमाने में, और बाद में सिमा क्यान ने इसको कंप्लीट करा। और जब इसको कंप्लीट करा तो ये माना जाता है कि प्राचीन जो आपके चाइना के इतिहास हैं, ठीक है, जहां से हमें पता चलता है चाइनीज ओरिजिन का, चाइनीज पीपल की ओरिजिन का, उसके डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन यहां पे मिलते हैं। ठीक है, बाद में जापान की भी बात करें तो वन ऑफ द अर्लीस्ट अकाउंट्स, दिस इज एक्चुअली अकाउंट्स, सो वन ऑफ द अर्लीस्ट अकाउंट्स, आपको जापान का भी इतिहास, जापान की जब आप बात करोगे तो जापान का भी इतिहास नया नहीं है ऐसा। हालांकि रिकॉर्ड जो आज का जो डिटेल्ड ऑथेंटिक रिकॉर्ड की आप बात करोगे तो ये ऑथेंटिकेशन या ऑथेंटिक रिकॉर्ड मेकिंग शुरू हुई आपके मेजी रिस्टोरेशन के समय, मेजी गवर्नमेंट के समय, जो कि आज के आधुनिक जापान को स्थापित करने वाली गवर्नमेंट थी, आप कह सकते हैं। मेजी रिस्टोरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है आपके जापान का, क्योंकि अगर मेजी रिस्टोरेशन नहीं होता तो शायद आज का आधुनिक जापान होता भी नहीं। तो जापान ने जो कुछ भी एडवांसमेंट्स किए, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, ये इसकी शुरुआत ताकुगावा फैमिली के समय में होनी शुरू हो जाएगी। और ताकुगावा फैमिली जो है उसी को हटाकर मेजी रेस्टोरेशन होगा, ध्यान रखिएगा, जिसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ये चूंकि मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं आपको उस पूरे चैप्टर का, इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट आप सुन लीजिए। ठीक है, तो जब मेजी रेस्टोरेशन हुआ तो उस समय 1869 में एक ब्यूरो एस्टैब्लिश किया गया टू करेक्ट रिकॉर्ड्स एंड राइट अबाउट द मेजी रेस्टोरेशन। ठीक है, तो इतिहास में चूंकि जापान में बहुत सालों तक फ्यूडल व्यवस्था थी, और चूंकि जापान भी शुरुआत में प्री हिस्टोरिक समय में जब ओरिजिन हो रही जापान की, तो वो भी किस तरीके से हो रही है कि जापान में एग्रीकल्चरल फार्मिंग, या मैं कहूं नियोलिथिक कल्चर होगा, और नियोलिथिक कल्चर के बाद धीरे धीरे जब एग्रीकल्चर सरप्लस होगा तो सरप्लस की वजह से लोग यहां पर
एम्पायर डेवलप करना शुरू करेंगे और जापान में सेंट्रल एक एम्पीरियल सिस्टम एस्टैब्लिश होगा, ठीक है। बाद में जापान में एक शोगुन वाली व्यवस्था होगी, ठीक है, जिसमें एम्परर का एक रिप्रेजेंटेटिव होता था, जो रिप्रेजेंटेटिव एक तरीके से सारी पावर्स को एंजॉय करता था। वो कभी भी एम्परर को डिपोज नहीं करता था, हटाता नहीं था और कभी भी एम्परर से सुपीरियर नहीं होता था। अपॉइंट एम्परर के द्वारा किया जाता था लेकिन सारी पावर्स वही एंजॉय करता था, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर धीरे धीरे आपके जापान में फिर फ्यूडल व्यवस्था शुरू हो जाएगी और इस फ्यूडल व्यवस्था के दौरान जापान ने प्रोग्रेस भी करे, कुछ चैलेंजेस भी आए और इन्हीं चैलेंजेस को खत्म करने के लिए बाद में मेइजी रिस्टोरेशन हुआ और मेइजी रिस्टोरेशन के बाद जापान में आज का मॉडर्न एडवांसमेंट जो है वो शुरू हो जाएगा। क्लियर है। तो इस दौरान जापान में पहली बार 1869 के आसपास बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड मेकिंग का काम शुरू हुआ और जापान की हिस्ट्री को करेक्ट करने का भी जो इनिशिएटिव है वो लिया गया। क्लियर है। तो ये तो एक पुराना हिसाब किताब हो गया। अब हम रिलेट करते हैं इसको मॉडर्नाइजेशन से, क्योंकि हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, पाथ टू मॉडर्नाइजेशन। तो पाथ टू मॉडर्नाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मॉडर्नाइजेशन की तरफ आते हैं। तो जब 19वीं सदी की शुरुआत चल रही है एंड द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, एंड दिस बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी वाज, यू कैन से, द टाइम ऑफ चेंजेस इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। पूरे विश्व के इतिहास में बड़े लेवल पर परिवर्तन हो रहे थे, ठीक है। 18वीं 19वीं सदी है ना। पिछले जो कुछ आपने लास्ट जो कुछ आपने चैप्टर पढ़े हैं, उन चैप्टर्स में आपने देखा कि कैसे बड़े पैमाने पर आपके जो यूरोपियंस हैं, ये यूरोपियंस एज ऑफ वाइजेस और दूसरे देशों के कॉलोनाइजेशन में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो दिस वाज द टाइम पीरियड वेयर द कॉलोनाइजेशन वाज डोमिनेटेड, इंपीरियलिज्म वाज डोमिनेटेड, ओके। सो एम्पायर मेकिंग वाज द मेन एक्टिविटी। जितने भी पावरफुल, जैसे यूरोपियन हॉलैंड हो गया आपका, फ्रांस हो गया आपका, ब्रिटेन हो गया आपका, दे वर जस्ट मेकिंग देयर एम्पायर्स, ठीक है। इन डिफरेंट, पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, ये सब हमने पढ़ा है। तो ऐसे समय में जब ये यूरोपियंस एशिया के साथ भी अपना व्यापार करने के लिए निकलेंगे, ठीक है ना, तो उस समय आप देखेंगे 19th सेंचुरी चाइना और 19th सेंचुरी बोथ चाइना एंड जापान, चाइना और जापान दोनों को आप देखेंगे तो 19वीं सदी का पूर्वार्ध, the beginning of the 19th century was dominated by the China, ठीक है, dominated by the China. Why it was dominated by the China? Because at that time there was a powerful dynasty which was ruling in the China known as the Qing dynasty. उस समय चाइना में एक शक्तिशाली वंश रूल कर रहा था जिसका नाम था क्विंग डायनेस्टी, ठीक है। बाद में हालांकि इसी को अपरूट किया जाएगा। 1912 के आसपास फिर चाइना में कम्युनिस्ट शासन स्थापित हो जाएगा और उसके बाद सिविल वॉर की भी सिचुएशन, तमाम फिर आप देखेंगे कि चाइना में बड़े लेवल पर रिफॉर्म्स होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो क्विंग डायनेस्टी को बड़े लेवल पर चाइना में जो कुछ भी आप कहते हैं ह्यूमिलिएशन हुआ, उस ह्यूमिलिएशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल माना गया। सो फ्रॉम 1644 to 1912 was the time period when the Qing dynasty was ruling in China and China was dominated means in this whole time period, इस पूरे एरिया में इतिहास में चाइना आपको ज्यादा दिखेगा। क्लियर है। और चाइना में वास्तविकता में कौन सा वंश है जो डोमिनेशन में है या किसकी वजह से चाइना जो है वो लाइमलाइट में है, वो है क्विंग डायनेस्टी। क्लियर है। और किस तरीके से इस क्विंग डायनेस्टी का मतलब आप कह दो पत्ता साफ कर दो या कह दो कि कैसे इसका बैंड बजाएंगे अंग्रेज, ये सारा कुछ हम आपसे डिस्कस करेंगे। क्लियर है। और इसी समय में इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी की शुरुआत की जब हम बात कर रहे हैं, इस समय जब जापान को देखोगे ना, तो जापान अब बेचारा आइलैंड नेशन है ना, छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप्स, छोटे छोटे आइलैंड्स का मतलब इतने भी छोटे नहीं है लेकिन हाँ आइलैंड्स का ग्रुप है ना, तो द्वीपों का देश है। इस समय दिस जापान सीम टू बी लॉक्ड इन आइसोलेशन। जापान को ज्यादा आप कह सकते हैं लाइमलाइट में नहीं था ये, इट वॉज नॉट इन दैट लाइमलाइट, इतना लाइमलाइट में नहीं था, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि 19वीं सदी का जो बिगनिंग है, द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, इन दैट पार्ट जापान वाज लाइक आइसोलेटेड। जापान थोड़ा सा आइसोलेटेड था, है ना, अपने ही पॉलिसीज के थ्रू इसने अपने आप को आइसोलेट किया था। और आइसोलेशन वहां के लोगों ने किया। आइसोलेट होने का मतलब ऐसा नहीं कि दुनिया में जापान को कोई जानता नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। आइसोलेशन का मतलब यहां पर है कि जानबूझ के जापान को आइसोलेट किया गया। और आइसोलेट इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ के जो गवर्नमेंट
थे, यहाँ के जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ थे, उनको ये लगा, उनको ये फियर हुआ, उनको ये इनसिक्योरिटी हुई कि यार अगर हम ज़्यादा इन यूरोपियंस के साथ में कांटेक्ट रखेंगे तो हमारा भी वही हश्र होगा जो क्या हो रहा है, क्विंग डायनेस्टी का हो रहा है और जो इंडियंस का हुआ। इंडियंस लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस, भारतीय लोगों की जो स्वतंत्रता है वो उनसे छीन ली गई। और क्यों छीन ली गई? क्योंकि उन्होंने गलतियां करी, हमने खुद ने गलतियां करी ना। हमारी जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, हमारे जो उस समय पॉलिटिकल लीडरशिप थी, वो इस चीज को नहीं समझ पाई। हमारी राजनीतिक अस्थिरता की वजह से वी स्टार्टेड फाइटिंग विद ईच अदर, हमने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया, है ना। तो वो विजन जो है वो लैक कर रहा था उस समय। लेकिन यहाँ पर चाइना, जापान में वो थोड़ा सा काम कर रहा है, और जिसकी वजह से इन्होंने अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट किया। फॉरेन पॉलिसी इस समय इन्होंने ऐसी बनाई कि कुछ ही देशों के साथ, ऐसा नहीं था जापान इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करता था, एक्सटर्नल ट्रेड नहीं करता था, ठीक है, जैसे हॉलैंड जैसे देशों के साथ इसके ट्रेड रिलेशन थे, लेकिन फिर भी ये बहुत लिमिटेड रिलेशंस रखेगा यूरोपियन देशों के साथ में। और इसकी वजह से यही कहा जाता है कि जापान जो है वो अपने आप को आइसोलेट कर लेगा, या ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में जापान में आइसोलेशन रहेगा। लेकिन अगले ही कुछ दशकों में आप देखेंगे, विद इन फ्यू डिकेड्स चाइना वाज थ्रोन इनटू टर्मोइल, संकट में आ गया चाइना। क्यों? ज्यादा शक्ति दिखाओगे, ज्यादा होशियार बनोगे, है ना, कि भाई हम तो इतने बड़े मेन लैंड के अधिष्ठाता हैं, है ना, वी आर द होल सोल रूलर ऑफ दिस मेन लैंड ऑफ चाइना। तो ये तमाम बड़ी बड़ी चीजें थी उस समय। अब जापानीज लोग थोड़ा सा समझ रहे थे कि देखो ऐसा छोटा सा एरिया है अपना, है ना, उसको पूरा कंट्रोल करके रखो तो ज्यादा बेटर है। तो अगले ही कुछ दशकों में चाइना की स्थिति खराब होनी शुरू हो गई। और चाइना की स्थिति क्यों खराब होनी शुरू हो गई? क्योंकि अब भारत में, यहां पर इंडिया में, यहां पर ब्रिटिशर्स अपनी जड़ें जमा चुके थे, और लालची ग्रीडी जो ब्रिटिश अथॉरिटीज थी, नाउ दे हैव देयर आईज ऑन द चाइनीज रिसोर्सेस। चाइना में बड़े पैमाने पर बहुत सारे ऐसे संसाधन थे जिन पे हमारे लालची अंग्रेजों की नजरें थी, है ना। तो नैतिक और अनैतिक, तो नैतिक तो कभी कहो ही नहीं, बट हाँ कुछ बातें तो होती ही थी। तो थ्रू द मोरल एंड इमोरल वेज, बहुत सारे नैतिक और अनैतिक तरीकों से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो चाइनीज गवर्नमेंट के ऊपर, क्विंग डायनेस्टी के ऊपर जो है वो प्रेशर बनाना शुरू करेगी, प्रेशर बिल्डअप करना शुरू करेगी। क्लियर है? और यहां से चाइना को उसके औपनिवेशिक हो जाने का खतरा मंडराना शुरू हो जाएगा। तो ये आप देखेंगे कि डेफिनेटली, और बना भी, चाइना इनडायरेक्टली एक तरीके से कॉलोनियल पावर, मतलब कॉलोनियल एक टेरिटरी बन गया, है ना, एक उपनिवेश बनी गया। और चाइना को तो बड़े पैमाने पर दूसरों ने भी एक्सप्लॉइट किया, अंग्रेजों ने ही नहीं, अमेरिकन ने भी एक्सप्लॉइट कर दिया, ब्रिटिशर्स ने भी एक्सप्लॉइट कर दिया, जापानीज लोगों ने भी एक्सप्लॉइट कर दिया। तो इनके एक्सप्लॉइटेशन की कहानी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हमसे, मतलब हमको तो अंग्रेजों ने ही किया बेसिकली, क्योंकि वो हमारे साथ रहे, है ना, लेकिन इनको तो मंदिर के घंटे की तरह ट्रीट कर लिया गया, ठीक है, आए और बजाए और चल दिए। सो दिस वाज द टाइम when China was facing some colonial apprehensions कि भाई अब औपनिवेशिक सत्ता हमारे ऊपर आ जाएगी, कॉलोनियल चैलेंजेस फेस करना शुरू कर रहे थे, ठीक है। धीरे धीरे इंपीरियल गवर्नमेंट अपनी शक्ति को, अपनी राजनीतिक शक्ति को खोती जा रही थी, और चाइना में इस समय गृह युद्ध की स्थिति बन रही थी। गृह युद्ध क्यों गृह युद्ध छिड़ रहा था? क्योंकि अब आप देखोगे कि जो एक्चुअल में चाइना में उस समय इंपीरियल डायनेस्टी, क्विंग डायनेस्टी रूल कर रही थी, ठीक है, उसके वजह से चाइना में जो ह्यूमिलिएशन हुआ, ठीक है, और आप कह सकते हैं कि उसकी वजह से जो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स का जो शिकंजा है उस पर कसता चला गया, ठीक है। वो जो कॉलोनियल चैलेंजेस फेस हो रहे थे, इन कॉलोनियल चैलेंजेस में क्विंग डायनेस्टी वाज नॉट परफॉर्मिंग एज पर द एक्सपेक्टेशंस एंड इट वाज लाइक हेल्पलेस, है ना। और ब्रिटिशर्स का, या मैं कहूँ इस दौरान एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल जो दूसरे देश हैं, एक्सटर्नल पावर्स हैं, दे वर डोमिनेटिंग चाइना। तो अब वो चाइना को डोमिनेट करने लग जाएंगे। बिकॉज ऑफ दैट, इसकी वजह से बड़े लेवल पर रिपरकशंस होंगे। और 1911 में चाइना में रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, चाइना में रेवोल्यूशन हुआ, क्रांति हुई। That is known as 1911 revolution, not 9/11. So 1911 revolution के नाम से भी जाना जाता है। और 1911 के रेवोल्यूशन के बाद चाइना में क्या हुआ कि चाइना
रिपब्लिक ऑफ चाइना में तब्दील हुआ। चाइना में रिपब्लिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई और ये रिपब्लिक गवर्नमेंट जो है वहाँ पर जो चाइनीज़ नेशनलिस्ट पार्टी है, ठीक है, ये नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो इस्टेब्लिश करेगी। क्लियर है? ये नेशनलिस्ट पार्टी जो एक्चुअल में आगे जाके इसके बीच में और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो जाएगी। तो सिविल वॉर वाज बेसिकली यू कैन से क्लैश बिटवीन द नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और केएमटी पार्टी, कोमितांग पार्टी यू कैन से, वर्सेस द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है, सीसीपी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो ये इनके बीच में फाइनली जब ये संघर्ष चलता रहेगा और आपकी जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है इमर्ज विक्टोरियस, और वहाँ पर फिर कम्युनिस्ट मॉडल में 1949 में जब कंप्लीटली पूरे सिविल वॉर खत्म हो जाएंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा और जब जापान का इंटरफेरेंस भी चाइना में खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आपकी कम्युनिस्ट पार्टी इट विल स्टार्ट री-स्ट्रेंथनिंग चाइना और इट विल स्टार्ट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ चाइना इन 1949, और बाद में फिर किस तरीके से उन्होंने सिस्टम किए वो सब हम देखेंगे। क्लियर है? जबकि दूसरी तरफ आप देखोगे जापान ऑन द अदर हैंड, जापान दूसरी तरफ, चाइना जहां पर कि ये इस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहा था। और ध्यान रखना, दिस इज जस्ट अ चैप्टर ओवरव्यू एंड वी आर नॉट सपोज टू डिस्कस द डिटेल थिंग्स, बिकॉज हमारे जो टॉपिक आने वाले हैं, जो वीडियोस आने वाले हैं, उनमें एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द डिटेल। और ये जो आपने 3 सेंटेंसेस में चीजें पढ़ ली ना, मे बी वी कैन मेक 3 सेपरेट वीडियोज ऑन these 3 टॉपिक्स। तो ऐसा हो सकता है कि हम वहां पर डिस्कशन करेंगे तो डिटेल में ये चीजें चली जाएंगी, है ना। तो अब जहां पर चाइना 19th सेंचुरी में बिकॉज ऑफ द क्विंग डायनेस्टी, और यू कैन से इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी व्हेन चाइना वाज डोमिनेटेड इन द सिनेरियो, ये सिचुएशन हो गई 19th सेंचुरी आते आते, है ना। और ये सारी सिचुएशन क्यों हो रही है आपने देख लिया, क्योंकि भारत में भी बड़े पैमाने पर परिवर्तन हो रहे हैं। अंग्रेज जो है वो अब चाइना की तरफ लालची निगाहों से देख रहे थे। नाउ ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ आप देखो इन द सेम रीजन, उसी क्षेत्र में जापान ऑन द अदर हैंड वाज सक्सेसफुल इन बिल्डिंग अ मॉडर्न नेशन स्टेट। पूरी सफलता के साथ में उसने आधुनिक नेशन स्टेट की संकल्पना, कॉन्सेप्ट को एस्टैब्लिश करा। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि जापान जो है इट वाज नाउ मॉडर्नाइजिंग इटसेल्फ। जापान अपने आप को आधुनिक कर रहा था और वो पूरी सफलता के साथ में उसने अपना आधुनिकीकरण किया। ध्यान रखिएगा, क्लियर है? वहां पर जो हम आइसोलेशन की बात कर रहे थे ना, उस आइसोलेशन का मतलब आपको आगे के वीडियोस जब हम देखेंगे, आगे के चैप्टर्स जब हम करेंगे, आई मीन चैप्टर्स का मतलब आगे के जब टॉपिक्स पे हम वीडियोस करेंगे, तो आपके समझ में आ जाएगा कि आइसोलेशन का मतलब क्या था, क्यों जापान को आइसोलेट कहा गया। तो जापान के लोगों ने यहां पर उस विजन को बहुत अच्छे से समझ लिया, उस खतरे को बहुत अच्छे से भांप लिया, जिस खतरे को भारत जैसे देश के जो लोग हैं वो नहीं भांप पाए। भारत जैसे देश में भी ये सिचुएशन हो सकती थी कि मॉडर्नाइजेशन हो सकता था, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इसलिए नहीं हो सकती थी क्योंकि इतने सारे राजा थे, विकल्प ही नहीं था। शायद डेस्टिनी भारत की ये थी कि भारत पहले गुलाम हो और उसके बाद लंबा एक्सप्लॉयटेशन के बाद जो है वो आज़ाद हो, क्योंकि इतने वास्ट कंट्री में जहां पर इतने सारे प्रोविंसेस हैं, हर प्रोविंस में बाकायदा एक डायनेस्टी रूल कर रही है, एंड दैट डायनेस्टी वाज लाइक, उसका वो जो टेरिटरी है, उसका वो जो एरिया है वो उसके लिए सोवरेन है, एंड उनको दूसरे पड़ोसी से कुछ करने ही नहीं था। मतलब जब करने नहीं था, इसका मतलब ये है कि अगर ब्रिटिशर्स एक राजा ए के साथ में, प्रिंस ए के साथ में फ्रेंडशिप करके प्रिंस बी को या राजा बी को खत्म करना चाहते हैं, तो ये दोनों नेटिव जो है वो एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिलाएंगे कि ठीक है उसको खत्म कर रहा है ना, तो हमारा फायदा हो रहा है। ये कि बाहरी लोग हैं, उनको नहीं पता था कि जैसे ही चीज़ें यहाँ पे सेटल हो जाने वाली हैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे ये हमारी भी बत्ती गुल कर देंगे। क्लियर? तो ये चीज़ जापान के लोगों ने बहुत अच्छे से समझी। जापान में नेशनलिज्म जो है वो इस समय इमर्ज होगा, बड़े पैमाने पर राष्ट्रीयता का बोलबाला होगा, नेशनलिज्म इमर्ज होगा। ठीक है, तो जापान की भी आप स्टोरी देखेंगे कि जापान की स्टोरी में भी जो शुरुआती दौर है, उस शुरुआती दौर में एंशिएंट पीरियड से या प्री हिस्टोरिक पीरियड से, जब से आपका जापानीज कल्चर जो है वो डेवलप होना शुरू होगा, उसके बाद जब आपका फ्यूडल जापान था, जब जापान में फ्यूडलिज्म है ना, और आप कह सकते हैं कि
लास्ट इंपॉर्टेंट शोगुन्स जो होते थे, जो मिलिट्री डिक्टेटर्स होते थे जापान में, है ना, तोकुगावा फैमिली के, वो लोग रूल कर रहे थे। तो उनके ज़माने में जापान में भी क्या होगा, बड़े पैमाने पर आर्थिक बदलाव होंगे, सामाजिक बदलाव होंगे, राजनीतिक बदलाव होंगे, और इसके बाद मेजी रिस्टोरेशन होगा, ठीक है। और मेजी रिस्टोरेशन के बाद जापान बड़े पैमाने पर इस कंसेप्ट की तरफ बढ़ेगा, मॉडर्नाइजेशन के कंसेप्ट की तरफ बढ़ेगा। जापान ने इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया कि अपनी कल्चरल लिगेसी को मेंटेन करने के साथ साथ, अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने के साथ साथ हमें मॉडर्नाइजेशन करना होगा, हमें आधुनिक चीज़ों की तरफ आना होगा। अगर हम मॉडर्नाइजेशन नहीं करेंगे तो शायद हमारा भी वही हश्र होगा, शायद हमारा भी वही सिचुएशन होगा जो कि इंडिया जैसे कंट्रीज का हुआ। क्योंकि इंडिया जैसी कंट्रीज का सिचुएशन इसलिए हो रहा है, विजन, लैक ऑफ विजन, उस विजन की वहां पर लैकिंग हो रही है, उस विजन का वहां पर जो है वो अब्सेंस है, जो जापान के लोगों ने देख लिया। क्लियर है? और इसी विजन के साथ जापान ने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू कर दिया, बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को एस्टैब्लिश किया। वो सारी चीजें जो जापान इंपोर्ट करता था चाइना से, इंडिया से, धीरे धीरे डिपेंडेंसी को कम किया जाएगा। चाइना में भी बड़े पैमाने पर सिल्क इंडस्ट्री एस्टैब्लिश होगी। क्योटो शहर में, मतलब क्योटो जो इंपॉर्टेंट सिटी थी, उसके जो एक निशिजन एरिया था, वहां पर आप देखेंगे बड़े वर्ल्ड क्वालिटी का, है ना, एक्सपोर्ट क्वालिटी का सिल्क वहां पे प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और जापान वो सारे इकोनॉमिक सेटअप्स एस्टैब्लिश करेगा जो यूरोपियंस एस्टैब्लिश कर रहे थे अलग अलग कॉलोनीज में, ठीक है, जिसकी वजह से जापान का एडवांसमेंट हुआ। तो जब मैं कह रहा था ना अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे विध्वंसक इवेंट होने के बाद, डिवेस्टेटिंग इवेंट होने के बाद भी जापान जैसे देश अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो उसका सबसे बड़ा थ्रस्ट यही था। इसमें कोई बहुत बड़ी रिसोर्स की चीज़ नहीं थी, इसमें सिर्फ एक बैकग्राउंड था। देखो, अगर आपको बैकग्राउंड अच्छा खासा है, समझ रहे हो बात को, मतलब कुल मिला के कि आपके पास 10,000 करोड़ रुपए रखे हुए हैं और आपको अचानक से 2,000 करोड़ रुपए का लॉस हो जाए, 3,000 करोड़ रुपए का, 5,000 करोड़ रुपए का लॉस हो गया, तो भी आपका कुछ एक बैकअप अमाउंट तो रखा हुआ है ना, तो अब आप रिकंस्ट्रक्शन तो शुरू कर सकते हैं ना। मतलब एक जस्ट एक एग्जांपल है कि आप उस डेवलपमेंट के लेवल को तो 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, आपके 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में इन्होंने, है ना, 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, और लगभग आप ऐसा कह सकते हो कि इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी इन्होंने वो स्टेटस अचीव कर लिया था। फ्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन यहां पर बच्चों को फ्री में दी जा रही थी। ये आसान चीज नहीं थी। क्लियर है? सो जापान ने वो स्टेटस ऑलरेडी अचीव कर लिया था, जिस स्टेटस को बहुत बाद में बाकी एशियन कंट्रीज ने अचीव किया। तो अब ऐसे डेवलप नेशन के लिए ऑब्वियस सी बात है, कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है कि अगर वो युद्ध के वजह से डिस्टर्ब हो गया हो तो अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर ले। क्लियर है? नाउ not only the Japan established its industrial economy, or not only it boosted its industrial sector, but जापान ने अपने उसी औद्योगिक शक्ति के दम पर वही साम्राज्यवाद को फैलाना शुरू किया जिस साम्राज्यवाद को यूरोप दुनिया में फैला रहा था। The same imperialistic tendency जापान started maintaining। और आप देखोगे कि जापान ने धीरे धीरे क्या किया, अपना औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित किया। औपनिवेशिक साम्राज्य, कॉलोनियल एम्पायर बाय इनकॉर्पोरेटिंग ताइवान इन 1895, ताइवान को मर्ज कर लिया, या आप कहेंगे ताइवान को कॉलोनी बना ली अपनी 1895 में। कोरिया 1960, 1960 के दशक तक कोरिया का कॉलोनाइजेशन रहेगा यहाँ पे, बाद में कोरिया पेनिनसुला जापान के उससे आजाद होगा। तो आप देख रहे हैं, डिफीटेड चाइना इन 1894, है ना, not only defeated China but an island nation like Japan defeated Russia in 1705। 1705 में रशिया जैसे माइटी पावर को जापान ने डिफीट किया। ये कोई कम अचीवमेंट नहीं थी। मतलब आप कह दें कि कोई कम बड़ी अचीवमेंट है या कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, तो ये आकलन करना, ये एस्टिमेशन करना, ये बहुत भूल रहेगी, गलत बात रहेगी। क्योंकि without industrial prosperity, without resources, without surplus economy, without surplus foreign deposits, it was not possible for any country to defeat the country like Russia। मतलब मेरे कहने का मतलब, जापान जैसे देश के लिए, छोटे से आइलैंड नेशन के लिए, इतने बड़े
देश को हराना अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि था, और ये तभी हो पाया क्योंकि उनका आर्थिक जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बिल्टअप हो चुका था। तो इसके पीछे आप समझो जापान का जो आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आर्थिक जो सेल्फ सफिशिएंसी है, प्रॉस्पेरिटी है। क्लियर है? आप देखेंगे धीरे धीरे चाइना ने रिएक्ट करना शुरू किया था। चाइनीज रिएक्टेड स्लोली। चाइना में परिवर्तन जो हुए उन परिवर्तनों ने समय लिया, ठीक है। और अभी आपने देखा कि कैसे बड़े लेवल पर चाइना ने कॉलोनियल चैलेंजेस को फेस किया, फिर वहां पर इंटरनल स्ट्राइफ हुई। They were fighting with each other. The Republicans were fighting with the communist people, है ना। So civil war like situation was not like, but exactly civil war was there. Civil war की situation थी वहाँ पे। So the Chinese reacted slowly and faced immense difficulties. बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इन चाइनीज लोगों को, ठीक है। लेकिन इन सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए धीरे धीरे चाइनीज लोगों ने क्या किया? दे रीडिफाइन देयर ट्रेडिशंस टू कोप विद द मॉडर्न वर्ल्ड। चाइना ने धीरे से क्या किया? इस मॉडर्नाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाया, और इस मॉडर्नाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाने के दौरान उन्होंने इस चीज का ध्यान रखा कि हम अपनी परंपराओं को रीडिफाइन करें। ऐसे परिवर्तन, ऐसे चेंजेस जो जरूरी हैं और जिन चेंजेस की वजह से हमारे नेशन बिल्डिंग में हम आगे बढ़ेंगे, वो सारे नेशन बिल्डिंग के चैलेंजेस को उन्होंने एक्सेप्ट किया। और आप देखेंगे जितने भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं चाइना में, वो सारे रिफॉर्म्स चाइना को आज कहीं ना कहीं पे कर रहे हैं। क्लियर है? चाहे वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के फार्मर रिफॉर्म्स हो, पीजेंट रिफॉर्म्स हो, या लेबर रिफॉर्म्स हो, जो भी आप कह दें, तो वो सारे के सारे कहीं ना कहीं आज चाइना को पे कर रहे हैं। सो चाइना रीडिफाइंड इट्स ट्रेडिशन टू कोप विद द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड की बात मैं कर रहा हूं जब, इसका मतलब आज के यानी 19वीं शताब्दी के उस शुरुआती समय के उन यूरोपियन पावर्स से है जो अपने आप को न्यू वर्ल्ड, जो अपने आप को मतलब आधुनिक बोलते थे, आधुनिक संसार के लोग या सिविलाइज्ड लोग या इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज बोलते थे। तो इनके बराबरी में आने के लिए उन्हें बड़े परिवर्तन करने पड़े, और इन परिवर्तनों में उन्होंने पैरेलली अपने उस कल्चरल लेगेसी को भी मेंटेन रखा, और साथ साथ वेस्टर्नाइजेशन के भी। ये पश्चिमीकरण शब्द अपने आप में बड़ा खतरनाक है ना। ये पश्चिमीकरण शब्द मतलब एक चीज आपके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेके ला देगा कि भाई अगर आपने कोट सूट टाई नहीं पहनी हुई, इसका मतलब आप देखो, मतलब यहां पे बड़ाई नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे भारत जैसे देश के जब प्रधानमंत्री अपने ट्रेडिशनल अटायर में खड़े होते हैं, है ना, वेस्टर्न सूट कोट और टाई वाले जो देश के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं उनके साथ में, तो यहां पर ध्यान रखना कि एक बहुत बड़ा कल्चरल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। वो डेयर चाहिए कि नहीं, हमारा ये जो अटायर है, हमारा जो वस्त्र है, जो परिधान है, हमारा जो कपड़ा है, हम जो पहनते हैं, ये हमारी संस्कृति को बिलोंग करता है। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। ध्यान रखना जब दो देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स आपस में मिलते हैं ना, और बहुत कॉन्फिडेंस और करेज चाहिए सामने वाले हेड ऑफ द नेशन के ऊपर अपना इंपैक्ट जताने के लिए, अपने कल्चरल सुपीरियरिटी को मेंटेन करते रहना, और अपनी कल्चरल सुपीरियरिटी को इवन जस्टिफाई करना कि हाँ, हम जो मेंटेन कर रहे हैं, हम जो हैं, ये एग्जाम्पलरी है, इसको आप भी सीख लो बल्कि, ठीक है ना। तो आप देखेंगे चाइना रीडिफाइंड इट्स ट्रेडिशंस टू कोप विद द मॉडर्न वर्ल्ड, है ना। और इन परिवर्तनों के साथ उसने कुछ मतलब ये जो परिवर्तन किया आधुनिक संसार से कॉप अप करने के लिए, आधुनिक संसार से निपटने के लिए, ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि टू रिबिल्ड नेशनल स्ट्रेंथ। सबसे पहले तो अपनी राष्ट्रीयता की जो स्पिरिट है, जो नेशनल स्पिरिट है, उसको रीबिल्ड करना। जो चाइनीज वर्जन ऑफ नेशनलिज्म है, उसको, उस नेशनल स्पिरिट को वापस से रीगेन करना, और साथ साथ पश्चिमी ताकतों के क्लचेस से, टू फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द वेस्टर्न पावर, एंड नॉट ओनली द वेस्टर्न पावर बट द जापानीज कंट्रोल एज वेल। जापान के कंट्रोल से भी मुक्त होना। तो आप देखेंगे जापान के कंट्रोल, वेस्टर्न कंट्रोल और अपनी नेशनल स्ट्रेंथ को रिगेन करने में कितने बड़े बड़े चैलेंजेस और कितने अप एंड डाउन सह के चाइना फाइनली 1949 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है वहां पर इमर्ज जो हो रही है, ठीक है। तो अगर आप आज चाइना को समझना चाहते हैं तो इस समय को देखें, समझ रहे हैं। तो जब आप चाइना के इस समय को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज अगर चाइना जो कुछ भी है, यानी अगर आज कोई रूखा हुआ सा व्यवहार कर रहा है ना, बहुत खतरनाक एग्रेसिव है, इसके पीछे उसकी पिटाई है ना, बड़े लेवल पर उसकी पिटाई हुई है। जो ही आया वही मार के चला गया, मंदिर का घंटा समझ लिया उसको,
है ना। तो अब उसने तय कर लिया कि कोई आए हमारे आसपास, हम सबको परेशान करके रखेंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक नीड उनको समझ में आ गई है उनके कंट्री में कि जब हम वीक थे तो हमने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं। आप देखो है ना, जापान जैसे देश में जो हमारे मेन लैंड का कुछ भी नहीं है, उसने हमको कंट्रोल किया, उसने हमको डिफीट किया, उसके इन्फ्लुएंस में हम कई सालों तक रहे। और वेस्टर्न कंट्रीज ने तो हमको बाकायदा तबाह कर ही दिया, मतलब हालत खराब कर दी ब्रिटिशर्स ने, ओपियम वॉर वगैरह वो सारी सिचुएशन आप देखोगे। क्लियर है। और इन परिवर्तनों के बाद आप देखेंगे जैसे जैसे इन चीजों से मुक्त हुए, नेशनल स्ट्रेंथ गेन करना शुरू किया चाइना ने, और वेस्टर्न क्लचेस से मुक्त हुए और जापानीज कंट्रोल से मुक्त हुए, तो इसकी वजह से क्या हुआ, रेवोल्यूशन, क्रांति हुई चाइना में। या मैं कह दूं कि इस क्रांति ने ही, चाइना की इस क्रांति ने ही दो चीजें की, एक तो नेशनल स्ट्रेंथ गेन करने में चाइना को हेल्प किया, और दूसरा वेस्ट और जापान के कंट्रोल से उनको मुक्त किया। ध्यान रखिएगा, मतलब अगर वहां पर चाइनीज रेवोल्यूशन नहीं होती और बड़े पैमाने पर जो कम्युनिस्ट हैं ये चाइना में ओवरटेक नहीं करते, चाइना में डोमिनेट नहीं होते, जो कम्युनिस्ट मेंटालिटी है डोमिनेट नहीं होते, तो शायद ये दो जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट मॉडल में ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी आता है ना, सोशल और पॉलिटिकल पावर को भी हमें ग्रैब करना है ताकि इकोनॉमिक रिसोर्सेज को भी हम कंट्रोल कर सकें और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को हम आगे इनइक्वालिटी को ख़त्म करते हुए इंश्योर कर सकें। तो ये दोनों ही चीज़ें तभी संभव थी जब कम्युनिस्ट वहाँ पर डोमिनेट हो जाते, और ये चीज़ हुई। आप देखेंगे आगे धीरे धीरे चाइना में सबसे पहले कम्युनिस्टों ने क्या किया, असमानताओं को दूर करना शुरू किया, बड़े पैमाने पर वहाँ पर रिफॉर्म्स हुए, और इन रिफॉर्म्स के साथ साथ चाइना में देश के निर्माण का काम शुरू हुआ। रिबिल्डिंग द कंट्री, अपने देश को वापस से निर्मित करना शुरू किया चाइनीज लोगों ने। और देश के पुनर्निर्माण के साथ साथ आप देखेंगे कि चाइनीज कम्युनिस्ट जो है ये धीरे धीरे पॉपुलैरिटी गेन करना शुरू भी करेंगे। क्लियर है। और इस पॉपुलैरिटी में उनको फायदा मिलना शुरू हुआ। 1949 में चाइनीज कम्युनिस्ट जो है पार्टी, दे इमर्ज विक्टोरियस इन सिविल वॉर। और आपके जो KMT हैं, KMT पार्टी के लोग हैं, या मैं कहूँ जो रिपब्लिक को फेवर करने वाले लोग थे, उनको मजबूरी में चाइना से भागना पड़ा, चाइनीज़ मेन लैंड से भागना पड़ा। ताइवान में आज भी आपको पता है द एक्साइल्ड गवर्नमेंट इज़ देयर, है ना। तो यहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना को वापस से क्या किया, रिबिल्ड करना शुरू किया, जिस रिबिल्ड को हमने पिछले स्लाइड से शुरू किया। लेकिन 1970 के आसपास इस कम्युनिस्ट मॉडल में कुछ कमियां आनी शुरू हो गई, क्योंकि शुरुआत में पूरी तरीके से इस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने चाइना को कम्युनिस्ट मॉडल के तौर पर ही डेवलप किया था। लेकिन कम्युनिस्ट मॉडल की अपनी कुछ वीकनेसेस हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि जो जिस इनइक्वालिटी की बात करती है, तो देखो ये एक आइडियल कंडीशन हो गई। जिस कलेक्टिव ओनरशिप की बात करती है, ये कलेक्टिव ओनरशिप के भी अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं। हमको रशिया में, हमको चाइना में इसके उदाहरण बड़े पैमाने पर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। और इस कलेक्टिव ओनरशिप से नुकसान आखिरकार सरकार को ही होता है। तो सरकार कब तक नुकसान सहेगी, और सरकार नुकसान सहती ही रहेगी तो वो कभी वेलफेयर नहीं कर पाएगी फिर बड़े पैमाने पर। समझ में आ रही बात। तो आखिर वही जो प्रॉफिट जो सरकार के पास आ रहा है, वही प्रॉफिट तो फिर जनता की तरफ रिडायरेक्ट हो रहा है ना। जो लोगों के लिए डेवलपमेंट की एक्टिविटीज हो रही हैं, वो कहाँ से हो रही हैं, लोगों के टैक्सेशन सिस्टम से ही हो रही है ना। लेकिन गवर्नमेंट ही यहाँ पर अगर डेफिसिट में बड़ी पैमाने पर जाती जा रही है, इसका मतलब ये है कि उसके सोर्सेस भी जो है वो डिप्लीट होते चले जा रहे हैं ना, वो खत्म होते चले जा रहे हैं। तो जब सोर्सेस ही नहीं हो पा रहे हैं तो फिर स्पेंड कहाँ करेगा वो, एक्सपेंडिचर कहाँ करेगा वो। क्लियर। तो 1970s के आसपास, 1970 के आसपास आप चाइना में देखेंगे कि बड़े पैमाने पर आर्थिक वृद्धि जो है वो अपने डिक्लाइन फेज पर थी। बड़े पैमाने पर चाइना में जो आर्थिक वृद्धि है, आर्थिक समृद्धि है, इट वाज इन इट्स डिक्लाइन फेज, अपने लैग फेज में थी। क्लियर है। और अब इस समय कम्युनिस्ट पार्टी को समझ में आ गया कि वो जो स्टॉन्च कम्युनिस्ट आइडियल्स हैं उनको लेके अगर हम चलते रहेंगे तो हम कभी भी अपने देश को ग्रो नहीं करा पाएंगे। तो अगर हमें सही मायने में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो अब हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना होगा। हम जो आइडियल कंसेप्ट वो चल रहा है ना कम्युनिस्टों वाला,
उसी अगर आइडियल कंसेप्ट में चलते रहेंगे तो हम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को गेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप देखेंगे चाइना में बड़े पैमाने पर वापस से रिफॉर्म्स हुए और इन रिफॉर्म्स ने किन चीजों को एम्ब्रेस करा, कैपिटलिज्म एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब आप कह दोगे कि कम्युनिस्ट बात कर रहे हैं और कैपिटलिज्म कहां से आ गया? तो देखो ऐसा है कि प्राइवेट सेक्टर और जो आपका पब्लिक सेक्टर है, अगर वो को एग्जिस्ट होकर काम कर रहा है ना, तभी किसी इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए या किसी इकोनॉमी की प्रॉस्पेरिटी के लिए हम सोच सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ये सोचोगे कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही काम करता रहे तो बड़ा मुश्किल है भाई साहब। इंसान की अपनी वीकनेसेस होती हैं, ह्यूमन नेचर की अपनी कुछ वीकनेसेस होती हैं और उन वीकनेसेस को आप कभी भी दूर नहीं कर सकते। मतलब कितना भी कर लो ना, आइडियल सोसाइटी बड़ा मुश्किल है। वो इमेजिनेशंस में, वो कल्पनाओं में बात अलग है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी की बात करोगे जब, तो दैट इज नियरली इम्पॉसिबल। आई एम नॉट सेइंग इट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल, बट दैट इज नियरली इम्पॉसिबल, लगभग असंभव के आसपास है। क्लियर है? तो यहां पर इन लोगों को समझ में आ गया कि अब ऐसा है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने इस चीज को समझ लिया कि देखो ऐसा है कि देश चलाने के लिए हम अपने कम्युनिस्ट एजेंडे पे बने रहें, तो पॉलिटिकल वर्जन ऑफ द कंट्री जो रहेगा वो कम्युनिस्ट रहेगा। ठीक है, लेकिन जहां तक इकोनॉमिक वर्जन की बात है तो हम पूंजीवाद और मुक्त बाजार व्यवस्था, फ्री मार्केट इकोनॉमी को लेके आएंगे, प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ होगी, इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करेंगे और इस तरीके से हम अपनी जो ग्रोथ है उसको एंश्योर करेंगे। इधर सिंस दे फोकस्ड इन द absolute control of political power, that is why they were able to ensure this growth in the economic sector. And this is the problem with many countries, like हमारे भारत में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे आपको पता ही है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कई बार इस लेवल तक चला जाता है कि देश तक को जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के चलते। वहां पर क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी का चूंकि एब्सोल्यूट कंट्रोल है, इस कम्युनिस्ट पार्टी के एब्सोल्यूट कंट्रोल की वजह से, एब्सोल्यूट पॉलिटिकल कंट्रोल की वजह से इकोनॉमिक डिसीजन लेने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इकोनॉमिक डिसीजन बहुत आसानी से ले सकते हैं, इनको अपोजिशन किसी का फेस करना नहीं है। देश के भलाई के लिए जो चीजें हैं उसको करते रहो। अब अमीरी गरीबी इनको समझ में आ गया कि देखो हमेशा बनी रहेगी, बहुत आइडियल बातें अगर हम करते बैठे रहेंगे कि इनइक्वालिटी खत्म करो और इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, तो फिर हम पीछे रह जाएंगे और असमानता देश में बनी ही रहेगी। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे, ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन हम चाइना में भी समझेंगे, कैसे परिवर्तन हुए। ये जो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया चैप्टर का ना, ये अब अनफोल्ड होना शुरू होगा और इसके एक एक लाइन, जरूरी जो भी लाइंस हैं, जो कीवर्ड्स शायद लिखे होंगे, इनके ऊपर अब पर्टिकुलर वीडियोस होंगे, जिसमें मैं शुरुआत करूंगा जापान से। और जापान से हम जब शुरुआत करेंगे तो जापान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखेंगे। मेजी रिस्टोरेशन से पहले जापान कैसा था, मेजी रिस्टोरेशन के बाद जापान कैसे हुआ, जापान में क्या इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई, फिर चाइना की तरफ जाएंगे, फिर ताइवान की तरफ, फिर कोरिया की तरफ, और इस तरीके से पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो ईस्ट एशियन फिगर्स हैं उनके बारे में हम बातें करेंगे। तो सारे वीडियोस आपके क्लास 11 के अवेलेबल हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर। सर्च करें www.magnetbrains.com, आपको इस तरीके का पेज मिलेगा जिसमें क्लास 11 से लेके क्लास 12 के सारे कोर्सेस आपको इस तरीके से यहाँ पे शो होंगे। और जब आप किसी भी पर्टिकुलर क्लास में, फॉर एग्जांपल क्लास 11 पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से पेज दिखेगा। इसको स्क्रॉल करोगे ना तो क्लास 11 हिस्ट्री भी दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ आपको वहां पे फोटो दिख जाएगी हमारी। और जब आप उस पर्टिकुलर जगह पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का पेज दिखेगा और वहां पर चैप्टर वाइज वीडियोस जो है वो क्लास 11 के प्रॉपरली अरेंज हैं। ठीक है, जिसमें जैसा मैंने प्रॉपरली आपका बुक एक्सप्लेन करना चाहिए था वैसे ही कोशिश करी है एक्सप्लेन करने की। जहां पर जैसी पॉसिबिलिटी थी वहां पर उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करा है। ठीक है ना, तो कोशिश करिए कि लाइन वाइज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं सारी चीज़ों को, वर्ड टू वर्ड भी आपको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है चीज़ें। ठीक है, तो सेक्शन वाइज, थीम वाइज, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज एवरीथिंग इज अरेंज। जो भी आपको टॉपिक देखना है आप जैसे उसको जाके क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो देखो ये है कि ये सब हमारे प्रयास हैं, ये सब हमारे एफर्ट्स हैं। किसके लिए? आपके लिए प्रयास, ताकि आपका समय बचे और आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो एनहांस होती जाए, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती चली जाए। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ हमारे साथ बने रहना, हमारे वीडियोस को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है और साथ ही मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहना है। सो